हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये अक्सर आप जब एमए करते हैं, बीए करते हैं, और या फिर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, टीजीटी की करते हैं, पीजीटी की करते हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी से लेकर के आप जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ तक इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एक चीज़ को याद करते हैं तो दूसरी भूल जाते हैं, या फिर वो दिमाग से निकल जाती है। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो आपको बार बार परेशान करता है। तो इस परेशानी का मैंने भी एक सोल्यूशन निकाला। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि क्या करूँ मैं, ऐसा कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो बच्चे, ये टॉपिक जो है ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं। मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं जैसे द एपिक, द ओड, द एलिजी, बैलेड, द सोनेट, द स्टायर। द एपिक, द ओड, द एलिजी, बैलेड, सोनेट और स्टायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और हम इनको इजी से इजी लैंग्वेज के साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। कौन सा राइटर ने कौन सा एपिक लिखा, ओड लिखा, एलिजी लिखा, बैलेड लिखा, स्टायर लिखा, सोनेट लिखा, यानी कि सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। वैसे तो पोइट्री के ऊपर काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी, मगर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी टर्म है, जो हमारी पोइट्री की फॉर्म है, उनको डिस्कस करने से पहले हमें पोइट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। पोइट्री क्या है? इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि पोइट्री जो हमारी है वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। और लिटरेचर क्या है? ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। फिर लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, सोसाइटी एंड सोशल इवेंट्स। यानी कि जो ह्यूमन फीलिंग है, जो सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है, और जो सोशल इवेंट्स हैं, उन्हीं को एक राइटर जो है वो अपने वर्क के अंदर डालता है। So literature is the reflection of human feelings, society and social events। यहाँ पर अरिस्टोटले जो है उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये बोलते हैं कि पोइट्री इज ए स्पीकिंग विद द एंड टू टीच डिलाइट। पोइट्री क्या है? पोइट्री एक बोलती है अपने आप में, वो सिखाती है और हमें क्या देती है? डिलाइट करती है, हमें आनंद देती है। द ग्रीक्स, जो ग्रीक हैं, जो यूनानी लोग हैं, बिलीव्ड दैट पोइट इज द ओनली क्रिएटर आफ्टर गॉड। ग्रीक लोग जो हैं ये मानते हैं कि पोइट जो है इज द ओनली क्रिएटर आफ्टर गॉड, यानी कि पोइट को भगवान के बहुत करीब माना जाता है। पोइट को भगवान के बहुत करीब माना जाता है। और पोइट्री क्या है? इज द स्पीकिंग विद द एंड टू टीच डिलाइट। द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट पोइट इज द ओनली क्रिएटर आफ्टर गॉड। अब ये जो यूनानी लोग हैं ये बोलते हैं कि पोइट्री इज द फर्स्ट मदर एंड नर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। पोइट्री क्या है? इज द फर्स्ट मदर। जो ग्रीस के लोग हैं ये मानते हैं कि पोइट्री इज द फर्स्ट मदर एंड नर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यानी कि जो नॉलेज और विजडम को नर्स कौन करती है, कौन उसका पोषण करती है, वो हमारी पोइट्री करती है। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री, मैथ्यू आर्नोल्ड, आपको पता होगा, बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक है और विक्टोरियन पोइट भी माने जाते हैं। विक्टोरियन पोइट कह सकते हैं आप इसको। 1822 से लेकर के इनका जो टाइम पीरियड है वो 1822 से लेकर के 1888 तक जाता है। और आपको पता होगा 1822 के अंदर डेथ होती है पीवी शेली की। तो ये विक्टोरियन पोइट है। द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज द इमेंस। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि फ्यूचर जो है पोइट्री का वो इमेंस है, बहुत बड़ा है। बिकॉज इन पोइट्री द ग्रेटनेस ऑफ पोइट लाइज। पोइट्री के अंदर एक पोइट की ग्रेटनेस जो है वो लाई करती है, डिपेंड करती है। तो ये हमारे सारा का सारा जो थीम है मेन पोइट्री का, वो हमने यहाँ डाल दिया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको पढ़ें ताकि आपको ये समझ में आए कि पोइट्री क्या है। मैंने पोइट्री की डेफिनेशन दे दी, मैंने लिटरेचर को बता दिया, अलग अलग जो फिलोसफर हैं, जो आप ये कह सकते हैं स्कॉलर हैं, उनकी भी डेफिनेशन को मैंने डाल दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एपिक से। एपिक क्या होता है? एपिक आप ये कह सकते हैं कि महाकाव्य। एपिक का मतलब हिंदी में होता है महाकाव्य। जैसे अपना रामायण है, महाभारत है और रामचरितमानस है, ये सारे के सारे क्या हैं? महाकाव्य हैं। सो इट इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोइम। ये क्या है? टाइप ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोइम विच टेल्स, ये क्या बताती है? स्टोरी ऑफ हीरोइक डीड्स
and achievements of a national hero. It is a type of long narrative poem which tells a story of heroic deeds and achievements of a national hero. The epic is the greatest. ये जो महाकाव्य जो है इसको ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री कहा है। यानी कि ये जो हमारे महाकाव्य होते हैं ये हर एक रिलीजन के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर उसकी अपनी एक गाथा है। जैसे हमारी रामायण की है, महाभारत की श्री राम की है, वैसी अर्जुन की है। तो ये सारी की सारी जो हैं, भीम की है, ये सारी की सारी गाथाएं हैं। द एपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिक का सबसे नंबर 1 पोजीशन मानी जाती है। इट वॉज रैंक्ड बाई रेनिसा क्रिटिक्स। जो रेनिसा क्रिटिक हैं वो इसको क्या मानती हैं? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। रेनिसा क्रिटिक ने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री कहा है। बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने एपिक के ऊपर काम किया है, एपिक लिखे हैं, तो हम उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एपिक जो है, एपिक के अगर हम एग्जांपल लें तो इलियाड और ओडेसी काफी फेमस ओडेसी मानी जाती हैं। इलियाड, द ओडेसी, इनको यानी कि 12 बुक्स की हैं। 12 बुक इसमें हो गई, 12 इसमें से, तो टोटल कितनी हो गई? 24 बुक्स। और इसको लिखा है बाई होमर। द इलियाड, द ओडेसी जो है बहुत फेमस एपिक माने जाते हैं, बहुत फेमस महाकाव्य माने जाते हैं। इनको होमर ने लिखा बच्चों, और 24 बुक के अंदर है। द एनिड, ये जो एनिड है ये 12 बुक्स के अंदर है, इसको लिखा है वर्जिन ने। द एनिड जो है इसको 12 बुक्स में वर्जिन ने लिखा है। मिल्टन्स का पैराडाइज लोस्ट है, बहुत फेमस वर्क है बच्चों, मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट, इसको 12 बुक्स के अंदर लिखा गया है। स्पेंसर की, जो स्पेंसर है इनकी फेरी क्वीन है, बहुत फेमस है। इनकम्प्लीट वर्क है बच्चों, ये याद रखना है। 6 बुक्स के अंदर लिखी गई है, मगर ही वांटेड टू राइट 12 बुक्स। इनको 12 बुक लिखने की उम्मीद थी, मगर 6 ही लिख पाई, उनकी डेथ हो गई बीच में। टेनिसन ने लिखा है मोटी डी अर्थर। बच्चों बहुत एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर की फेरी क्वीन इंपॉर्टेंट है, होमर का इलियाड और ओडेसी, एनिड का वर्जिल, तो और लास्ट में आती है डेंटे की डिवाइन कॉमेडी। तो ये मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, और ये जो है एपिक के बहुत बड़े महाकाव्य हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बच्चों इन महाकाव्य को बहुत पॉपुलर पढ़ा जाता है और लोग इनको पसंद करते हैं, और पूरी की पूरी इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इन राइटर पे टिकी हुई है। हमारे इंडिया के भी महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत है, जैसे रामायण है, जैसे रामचरितमानस है, जैसे हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुरान है। ये भी सारे क्या हैं? एपिक हैं, महाकाव्य हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे आगे और देखते हैं थोड़ा सा। है रेप ऑफ द लोक, यानी कि मोक एपिक। सो ये जो मोक एपिक है ये एक लिटरेरी जोनरा है इन विच क्लासिकल वर्क्स टू कन्वे न्यू ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे क्लासिकल वर्क हैं, जो मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने क्या किया? कन्वे न्यू ऑब्जर्वेशंस अबाउट कंटेम्परेरी कल्चर, मॉडर्न सोशल इश्यूज, यानी कि कंटेम्परेरी कल्चर रहा उनका, और जो मॉडर्न सोशल इश्यूज रहे उनके ऊपर उन्होंने क्या किया? कमिट किया। जैसे अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा मोक एपिक का एग्जांपल है वो बच्चों रेप ऑफ द लोक। रेप ऑफ द लोक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसको लिखा है हमारे अलेक्जेंडर पोप ने, और अगर आपको याद हो तो इसमें जो हीरोइन है इस वर्क की वो क्या है? बेलिंडा। और आपको पता होगा बेलिंडा के जो हेयर जो है वो क्या कर दिए जाते हैं? कट कर दिए जाते हैं, और वो इतना बड़ा बवंडर बना देती है, और इसमें ऐसी ऐसी वर्क के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं अलेक्जेंडर पोप ने कि आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो एक्चुअली ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। द ओड, ओड क्या है? ओड एक लॉन्ग लिरिक पोइम है। एंड ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम सीरियस इन सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या होगा? सीरियस होगा। और ये क्या है? ग्रीक ओरिजिन है, इट इज ए ग्रीक ओरिजिन, यानी कि यूनान में इसका पैदाइश है। एंड ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम सीरियस इन सब्जेक्ट, इट इज ए ग्रीक ओरिजिन। जैसे ओड जो है ना,
जो ओड है ये ऑफन बिगिन कहाँ से करती है, विद एन अपील, इसमें अपील किया जाता है, यानी कि हम किसी को पुकारते हैं किसी और नाम से। जैसे पीबी शैली ने एक ओड लिखी, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, और ये बोलते कि ओ विल्ड वेस्ट विंड, ओ विल्ड वेस्ट विंड। तो पीबी शैली ने ओड लिखा, ओड टू द वेस्ट विंड। और जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ओड लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने लिखा ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ही यूज्ड क्या, मेटाफिजिकल एंड मिस्टिकल सब्जेक्ट। तो बच्चों ये याद रखना है कि ये जो ओड जो है ना, ऑफन बिगिन्स विद एन अपील, एक अपील की जाती है, एक अपील की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन कीट्स जो हैं, हमारे जॉन कीट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त पोइट माने जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोइट हैं, और इन्होंने 6 ओड्स लिखी हैं। मैंने जॉन कीट्स वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी की सारी मैंने कवर की हैं। प्लीज़ आप अगर इन ओड को रियल में कवर करना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए। जैसे जॉन कीट्स ने एक ओड ऑन ग्रेस इन अर्न, ओड ऑन ग्रेस इन अर्न जो है उसके ऊपर लिखा है, दाउ स्टिल एनरेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ स्टिल एनरेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये इनकी ओपनिंग लाइन है, बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हैं। और इसके ऊपर इन्होंने और भी लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के ऊपर भी लिखा है, टू मिल्टन, टू मिल्टन के नाम से भी इन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने एक ओड और लिखा है, टू मिल्टन, टू मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन के ऊपर भी लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये बोलते हैं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि काश, काश जॉन मिल्टन आज इस धरती पर होते, आज इस शहर में होते। सो मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। देयर इज ए 3 टिपिकल फॉर्म ऑफ ओड, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। 3 टाइप के बच्चों ओड जो हैं वो मानी जाती हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, अक्सर इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो ओड हैं, एक तो पिंडार नाम का राइटर हुआ है, इसने पिंडारिक ओड लिखा है, होरेशियन ओड, और एक इरेगुलर ओड। सो बच्चों 3 फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ ओड, 3 फॉर्म्स ऑफ ओड, 3 फॉर्म्स ऑफ ओड है। पिंडारिक ओड, पिंडार नाम का राइटर है, होरेशियन ओड, हॉर्स के ऊपर है, इरेगुलर ओड, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, आप उनको भी मैं चाहता हूं कि एक बार कवर करें। मैंने आपको आइडिया दे रहा हूं, आपको चीज़ें बता रहा हूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर भी बहुत कुछ है। देखिए अकेले एक छोटी सी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर रहा हूँ, आप लोगों तक कंटेंट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये मानें कि इसमें से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एलिजी होता क्या है? एलिजी में हम किसी की डेथ के ऊपर लिखते हैं। एन एलिजी इज ए पोइम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली ए लेमेंट फॉर डेथ। ज़्यादातर इसको किसके ऊपर लिखा जाता है? किसी की डेथ के ऊपर लिखा जाता है। और ये क्या कवर करती है? इट कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे डेथ, लवर और वॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेमेंट फॉर डेथ। जैसे एडोनिस जो है वो पीबी शेली लिखते हैं, पीबी शेली एडोनिस लिखते हैं। लिसिडस जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल देखिए, एडोनिस पीबी शेली, लिसिडस जॉन मिल्टन, इन मेमोरियम टेनिसन, थैरसिस मैथ्यू आर्नोल्ड, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस ग्रेन ने लिखी इसको 1750 के अंदर। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
1750 में लिखी गई है, बाद में सारी लिखी गई है। डू यू नो अलीजी रेनर मारिया रिल्के, बहुत बड़े राइटर हैं, मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, रेनर मारिया रिल्के। ये 1922 में पब्लिश होती है। तो ये बच्चों कुछ अलीजी हैं। एडोनिस को जॉन किट्स की डेथ के ऊपर लिखा जाता है। और अगर मैं बात करूँ लिसिडस, तो लिसिडस जो है इसको जॉन मिल्टन लिखते हैं ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये जो है लिसिडस जो है एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। एडवर्ड किंग, इसको जॉन किट्स के ऊपर। टेनिसन इन मेमोरियम, टेनिसन की जो इन मेमोरियम है ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हलाम, आर्थर हलाम के डेथ के ऊपर लिखी जाती है। थायरसिस, थायरसिस जो मैथ्यू आर्नोल्ड लिखते हैं वो हुक क्लोग, हुक क्लोग। और रेनर मारिया रिल्के जो हैं ऑन द डेथ ऑफ, जो हमारे रेनर मारिया रिल्के हैं, ये चेक कर लेना आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोनिस जॉन किट्स की डेथ के ऊपर, लिसिडस एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर, इन मेमोरियम आर्थर हलाम के डेथ के ऊपर, थायरसिस हुक क्लोग की डेथ के ऊपर, अलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये किसकी डेथ के ऊपर है, इसको भी चेक कर देता हूँ। ये थॉमस ग्रे ने लिखा है, इसमें इतने दे रखा है, बाकी आप चेक करें ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इस स्लाइड को मानता हूँ मैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोनेट। ये सोनेट जो है, ये टर्म जो है ये ड्राइव की गई है इटालियन वर्ड सोनेटो से। ये जो सोनेट है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से ड्राइव की गई है, जिसका मीनिंग है ए लिटिल साउंड, ए लिटिल साउंड। अगर मैं बच्चों बात करूँ सोनेट की, तो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे टू ग्रेट इटालियन स्कॉलर्स थे, पोइट थे, उन्होंने इसको इजाद किया था, स्टार्टिंग के अंदर यूज किया था। इसका नाम है डेंटे और सेकंड का नाम है पेट्रार्क। अगर हम डेंटे की बात करें तो 1265 से लेकर के 1321 तक का इनका पीरियड रहा, और पेट्रार्क का पीरियड है वो 1304 से 1374 तक रहा। ये टू ग्रेट इटालियन पोइट हैं, डेंटे और पेट्रार्क। तो इन्होंने इस टर्म को शुरुआत में इजाद किया था। एंड टू वेल नोन पोइट्स हु प्रोड्यूस्ड सम सोनेट्स, उसके बाद में आते हैं आफ्टर दैट कुछ और पोइट आते हैं, सर थॉमस वाट, सर थॉमस वाट। और सेकंड आता है हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे। हेनरी होवार्ड का जो टाइम पीरियड है, सॉरी सर थॉमस वाट का, वो 1503 से लेकर के 1542। और जो हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे है, इनका टाइम पीरियड जाता है 1518 से लेकर के 1547। तो ये इनका टाइम पीरियड रहा। तो जो सोनेटो जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ए लिटिल साउंड। और टू ग्रेट इटालियन पोइट थे, डेंटे और पेट्रार्क। तो डेंटे का टाइम पीरियड ये है और पेट्रार्क का ये है। उसके बाद में आफ्टर दैट दो बहुत बड़े ग्रेट पोइट आए, सर थॉमस वाट और हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने यूज किया। और बाद में शेक्सपियर ने और बहुत सारे राइटर ने इसको दबा के यूज किया, और उनको बहुत सारे वर्क सोनेट के अंदर लिखे गए। तो सोनेट की कुछ बारीकी से कुछ लाइनें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इटालियन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, उनको मिल्टन सोनेट है, बहुत सारी सोनेट हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो सोनेट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगी आपकी। सोनेट जो है बच्चों, ये 14 लाइन की पोइम होती है, यानी कि 14 लाइनें फिक्स हैं सोनेट में। और ये दो टाइप की सोनेट इनको मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टन सोनेट और इटालियन सोनेट। ये वन टाइप होगी। पेट्रार्कन
और मिल्टन और इटालियन। सेकंड जो टाइप आती है वो आती है बच्चों इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट। इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट, और ये दोनों जो सोनेट हैं ये 14 लाइन के हैं। यानी कि ये नहीं कि ये जो सोनेट है पेट्रार्कन, मिल्टन, इटालियन ये 14 लाइन की है और ये 16 लाइन की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 14 लाइनें फिक्स है तो फिक्स है। जो सोनेट है इसके अंदर 14 लाइन की पोइम है, याद रखना है। उसके बाद में अगर हम पेट्रार्कन सोनेट के अंदर चलें, इटालियन सोनेट के अंदर जॉन मिल्टन वाली में चलें, तो यहाँ पर जो 14 लाइनें हैं वो डिवाइड हो जाती हैं ऑक्टेव के अंदर और सेस्टेट के अंदर। ऑक्टेव का मतलब है बच्चों 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन। यानी कि 14 लाइन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और ऑक्टेव वाली जो लाइन है वो 4 into 4 यानी कि क्वार्टरेन के अंदर चली जाएगी। यानी कि ये जो 14 लाइनें हैं ये 8 into 6 के अंदर डिवाइड होगी, और जो 8 लाइन है वो 4 into 4 के अंदर डिवाइड होगी, और 4 लाइन को बोलते हैं क्या, क्वार्टरेन। उसके बाद में सेस्टेट आता है 6 लाइन का, तो ये टर्सेट के अंदर चली जाएगी, यानी कि 3 लाइन का टर्सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मोस्टली ये चलती है इंग्लिश सोनेट आज के टाइम में, और इसको लिखा है 14 लाइन्स की पोइम है। यहाँ पर जो 12 लाइन है यानी कि 12 लाइन और एक कपलेट। कपलेट का मतलब क्या है, दोहा। ये जो 12 लाइन है ये 4 into 4 into 4 यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, जिसको क्वार्टरेन कहते हैं, और यहाँ पर एक क्या है, कपलेट है। तो ये सोनेट का खेल था, मैंने इस खेल को आपको समझा दिया है। बाकी इसके अंदर एक राइम स्कीम आती है, वो आप चेक कर लेना, दोनों पोइम की राइम स्कीम क्या बनती है, आप इसको नेट पे चेक कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइम स्कीम चेक कर लेना। बाकी मैंने समझा दिया आपको। बच्चों बैलेड, तो बैलेड जो है इसका लिटरली मीनिंग होता है डांसिंग सॉन्ग। जो बैलेड है इसका लिटरली मीनिंग, जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है डांसिंग सॉन्ग। और ये क्या है, इट वॉज ए सॉन्ग ऑफ कलेक्शन संग बाई वैंडरिंग सिंगर। यानी कि जो सिंगर जो होता है वो घूम घूम के गाते रहते हैं विलेज टू विलेज। बहुत सारे सिंगर जैसे वो एक तारे वाले आते हैं, ऐसे बजाते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, और वो सारंगी होती है, शायद सारंगी होती है, और वो बहुत पहले आते थे, शायद गाँव में आते थे हमारे। तो वो एक ताल सी मिला के ऐसे उसको बजाते थे और बड़ी ज़बरदस्त धुन निकालते थे, और वो कुछ गाते भी थे। तो वो वही बैलेड है, आपको शायद ध्यान आ गया होगा। तो और हो सकता है कभी आपको कोइंसिडेंटली कभी मिले भी होंगे। तो विलेज में अक्सर होता है। तो इट वॉज ए सॉन्ग ऑफ कलेक्शन संग बाई वैंडरिंग सिंगर्स। जैसे जॉन किट्स ने लिखा है, जो हमारी जॉन किट्स हैं, इन्होंने लिखा है ला बेला डैम सेंस मर्सी, ये इटालियन के अंदर लिखा है, ला बेला डैम सेंस मर्सी, ए गर्ल विदाउट मर्सी। ये जो लिखा है इसका मतलब होता है ए गर्ल विदाउट मर्सी, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है। इसको जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट आता है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसको लिखा है एस टी कॉलरिज ने, एस टी कॉलरिज। और आप बाद में आता हमारा द सोलिटरी रीपर, जबरदस्त है बच्चों, इसको लिखा हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये बैलेड था, एक डांसिंग सॉन्ग है और सॉन्ग ऑफ कलेक्शन है। जो सिंगर जो है वो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं, वो गाते हैं इसको। ला बेला डैम सेंस मर्सी, जिसको इटालियन में जॉन किट्स ने लिखा है ए गर्ल विदाउट मर्सी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द सोलिटरी रीपर। मैंने सारी की सारी वीडियोज़ के अंदर कवर की हुई है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे चेक करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वही आपको चीज़ें करवा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा एक टॉपिक और बचता है, द स्टायर। तो स्टायर के ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, 1-2 मिनट लेंगे। तो स्टायर का मतलब होता है कि हम व्यंग्य करना, किसी इंसान पे किसी चीज़ को लेकर के क्या करना, व्यंग्य करना। और ये जो स्टायर है इसका मेन फंक्शन इज टू रेडिक्यूल, यानी कि किसी की आलोचना करना, रेडिक्यूल करना, एक हास्य पैदा करना, सम फॉलीज और वाइस इन एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। यानी कि इसमें हम ज़्यादातर या तो किसी इंसान की या फिर सोसाइटी के ऊपर हम कमेंट करते हैं, स्टायर करते हैं, और यानी कि हम उसकी बुराई को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बुराई को दिखाते हैं। हम उसकी जो गलतियां हैं वो दिखाते हैं कि ये बुराई है समाज के अंदर। तो लिस्ट ऑफ फेमस स्टायर हैं, अगर आपने नाम सुना हो चार्ल्स डिकन का, चार्ल्स डिकन का ए टेल ऑफ 2 सिटीज और हार्ड टाइम, चार्ल्स डिकन ने लिखा बच्चे।
ए टेल ऑफ टू सिटीज और हार्ड टाइम्स। तो इन्होंने ज़बरदस्त शायर किया है। उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसके ऊपर। लव एंड फ्रेंडशिप जेन ऑस्टन ने भी शायर लिखा है। रेप ऑफ द लॉक ये आपको पता है, पोप ने लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये शायर था। तो हमने बच्चों एक एक करके सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बच्चों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट निकालना, तैयार करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, इतना आसान काम नहीं है। हम कर रहे हैं। फिर भी आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तो आपसे यही चाहते हैं। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम आप लोगों का शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्रिया अदा हम आपका सभी का शुक्र अदा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखते हैं, एंड तक देखिए आपने। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल बना देंगे। मुझे पूरा भरोसा है। जय हिंद फ्रेंड्स।